नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हस्तिनापुर में चौतरफा धुंध छाई हुई थी। धृतराष्ट्र संजय समेत तमाम दरबारी खांस खखार रहे थे। बाहरी दुनिया को लगता था कि गुलाबी सर्दियां सूरज से आंख मिचौली कर रही हैं, लेकिन असलियत में यह हस्तिनापुर की तबाह बर्बाद आबो हवा थी, जिसने चारों तरफ गुलाबी सर्दियों का भरम फैला रखा था। साल के इन दिनों में हस्तिनापुर के लोग दिल और दिमाग से नहीं बोलते थे, वो अपने फेफड़ों से बोलते थे, रहम हुजूर रहम। और यहाँ के सियासतदान एक दशक बाद भी इस समस्या का सिर्फ इतना सा इलाज ढूंढ पाए थे कि मेरी कमीज तेरी कमीज से उजली है। धृतराष्ट्र ने गला खंखार कर साफ किया, गले से मुंह में सरक आए बलगम को पीकदान में थूकते हुए बोले, और संजय क्या चल रहा है? संजय चैतन्य थे। उन्होंने कहा, महाराज, इन दिनों सिर्फ छोटे नवाब की चल रही है। उन्होंने सियासत को एक नया वाद दिया है। इसका नाम है मार्क्सवादी आम जनता पार्टी कांग्रेस। यह नया वाद सुनकर धृतराष्ट्र का दिमाग गनगना गया। वो चकरायमान हो गए। उसी चकरायमान अवस्था में उन्होंने पूछा, यह कौन सा वाद है? संजय ने कहा, इस वाद का आविष्कार छोटे नवाब ने किया है महाराज। पूरी बात समझने के लिए आपको हरिशंकर परसाई की एक कहानी सुननी होगी, जिसका उन्वान, बोले तो शीर्षक है, प्रथम साम्यवादी। धृतराष्ट्र की बेचैनी और उलझन बढ़ रही थी। उन्होंने हवा में हाथ उठाया। यह कहानी सुनाने का इशारा था। संजय ने कहानी बांचना शुरू किया। प्रथम साम्यवादी। जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। दीपावली मनाई गई। इसी मौके पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़े में बांधी जाती है। प्रश्न उठा कि राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधा जाए? प्रभु राम को पता चल गया था कि भरत शत्रुघ्न के राज में व्यापारियों ने काफी घालमेल मचा रखी थी, पर राम तो ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम। वो तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबके बही खाते की जांच होगी। सजा के डर से व्यापारी वर्ग घबरा गया था। राम ने हनुमान को बुलाकर कहा, व्यापारी वर्ग बड़ा भ्रष्टाचारी है। तुम अतुलित बल बुद्धि निधान हो। मैं तुम्हें एनफोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। तुम अयोध्या के व्यापारियों की खाता बही की जांच करो। जो झूठा मिले उसे सख्त सजा दो। हनुमान जी के एनफोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त होने की खबर से व्यापारियों में भगदड़ मच गई। न शादी ब्याह, न बाल बच्चे। हनुमान जी बहुत कठोर हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यापारियों ने कानूनी सलाह मशविरा कर दो बातें तय की। एक तो दिवाली के ही दिन खाता बही बदल दिया जाए। दूसरी सलाह यह आई कि जो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा चापलूसी पसंद होता है। हनुमान की कोई माया नहीं है। वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं और लाल लंगोट कमर पर। वे सर्वहारा हैं। सर्वहारा के नेता को खुश करना आसान है, इसलिए व्यापारी अपना बही खाता लंगोट के रंग यानी लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें। रातों रात खाते बही बदल दिए गए और खाता बहियों को लाल कपड़े में बांध दिया गया। अगले दिन हनुमान कुछ सिपाहियों के साथ दौरे पर निकले। पहले व्यापारी के पास गए, बोले, खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकालकर आगे रख दिया। हनुमान जी ने देखा, लंगोट का और खाता बही का रंग एक था। खुश हो गए, बोले, मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ बलबुद्धि निधान, हम आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके निशान को अपना निशान मानते हैं। हनुमान गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं? हनुमान ने कहा, रहने दो, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। इसके बाद हर जगह यही कहानी दोहराई गई। लाल कपड़े में बंधे बही खाते में सर्वहारा का कल्याण कर हनुमान जी वापस लौट आए। उन्होंने राम जी को रिपोर्ट सौंप दी कि अयोध्या के व्यापारी बड़े ईमानदार हैं। इस तरह हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी साबित हुए। उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने अपना लिया है। यहाँ पर संजय ने थोड़ी सी सांस ली और बोले, बिल्कुल इसी तरह छोटे नवाब दुनिया के पहले मार्क्सवादी आम जनता पार्टी कांग्रेस हैं। दुनिया उन्हें इस वाद के जनक के रूप में याद रखेगी। लंबे समय से संजय की बात सुन रहे धृतराष्ट्र को कहानी में तो मजा आया, लेकिन बात पूरी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, अरे यार, साफ साफ बताओ। तब संजय ने एक ताजा ताजा वृत्त चित्र चला दिया। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है।
लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र के दिमाग में चकराए हुए बादल अचानक से छंट गए। उन्होंने कहा, इस मार्क्सवादी आम जनता पार्टी कांग्रेस की कुछ और झलकियां तो दिखाओ। संजय ने आज्ञा का पालन किया। हमारे देश के सभी लोग भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि हमारे देश के, भारत के लोग पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास लोग हैं, जो कि एक थर्ड क्लास सिस्टम का शिकार हो चुके हैं। अगर ये सिस्टम बदल जाए तो दुनिया में भारत सबसे ऊपर हो सकता है। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उनके मंसूबे नाकाम हो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। संजय ने कहा, महज 10 सालों में ही छान घोंट कर छोटे नवाब ने यह वाद विकसित किया है। धृतराष्ट्र को मजा आया। उन्होंने कहा, इस पर डंकापति क्या सोचते हैं। संजय कुछ देर संशय में पड़े सोचते रहे, फिर गोस्वामी तुलसीदास की शरण में पहुंच गए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। छोटे नवाब की इस गुगली के बाद डंकापति की हालत सांप छछुंदर वाली हो गई है। खुद तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन चेले चपाटों को काम पर लगा दिया है। काम भी क्या, बस लीपा पोती चल रही है। लगभग यू टर्न ले लिया है। साहब आपत्ति करेंगे, कोई ईसाई आपत्ति करेगा कि जीसस की फोटो हो, ये आपत्ति करेंगे काबा हो या किसी और की तस्वीर हो। इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म संभाव, सभी सम्मान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म के आराध्य की फोटो कैसे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मांग गलत है सर। एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर। करेंसी सिर्फ हिंदू थोड़ी ना यूज करते हैं, हिंदू नोट थोड़ी ना है सर। मैम, ये हिंदू नोट तो है नहीं, ये तो सबसे सेकुलर नोट है। शायद आप भी यूज करेंगे, एसटी हसन साहब भी यूज करेंगे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, और अगर उस करेंसी पर किसी भी हिंदू या मुस्लिम या सिख या किसी और धर्म के देवी देवताओं के या मानने वाले खुदाओं के तस्वीरें लगेंगी तो उससे दिक्कत ही होगी। धृतराष्ट्र को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अगर ये नौबत है तो फिर डंकापति के इस दावे का क्या होगा। एक ऐसा प्रिंट आउट, एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था, और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे, सेक्युलर एक हो जाओ, सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। संजय ने कहा, सिर्फ डंकापति ही क्यों महाराज, बाकियों के दावे भी डांवाडोल हो गए हैं। आपकी बातें कम्युनल है, ये सेकुलर लॉबी को सूट नहीं करती। या मैं इसको ऐसे सवाल पूछूं कि भाई ये मतलब क्या सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहा है हिंदू तब से? मैं पूछ रहा था आपसे कि ये कट्टरता वाला, जो कट्टरता के खिलाफ जो युद्ध है, ये सेकुलर युद्ध, ये भारत में क्यों नहीं हो सकता है? हम क्यों सेकुलरिज्म के नाम पर बचते हैं? हम क्योंकि यहाँ पर गला काट कट्टरता कोई कम थोड़ी ना है। हम क्या, अब तो सेकुलर सरकार नहीं है ना, क्लियर कर लिया, अब तो नहीं है ना सेकुलर सरकार। सेकुलरिज्म की वजह से अब तो हम कब तक बचेंगे? तो ये सेकुलरिज्म तो 14 से पहले भी वो अपीजमेंट थी जो सेकुलरिज्म था। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में सेकुलरिज्म की गारंटी है क्या? ये सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के। वैसे इस बयान को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। धृतराष्ट्र ने अगला सवाल संजय की जानिब उछाला, तुमको क्या लगता है छोटे नवाब का यह दांव कितना सफल होगा? संजय असमंजस में पड़ गए।
थोड़ी देर सोच विचार कर एक वृत्तचित्र चला दिया। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। वो उनकी कोर कंपिटेंसी है, उसमें मत घुसो। कुछ नहीं होगा, दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो। संजय जारी रहे। इस पिच पर बल्लेबाजी की कोशिश कर रहे हैं छोटे नवाब। यह जो नया वाद छोटे नवाब ने इजाद किया है, इसका तर्क यह है कि राजनीति व्यावहारिक होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर जीत मिलनी चाहिए। इस लिहाज से छोटे नवाब फिलहाल डंकापति को उंगली करने में कामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन इस नए वाद की अपनी एक मजबूरी है, यह एक किस्म का अवसरवाद है। लेकिन सुविधा की बात यह है कि आज के दौर में अवसरवाद भी एक स्वीकार्य विचारधारा है। फिर भी सच यही है कि यह स्लिपरी स्लोप है, यानी एक ढलान वाली सड़क जिस पर फिसलन वाली काई भी मौजूद है। तो यहां गिरने का खतरा यह है कि आप जब गिरते हैं तो आपके लुढ़कने की गति चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। एक और बात महाराज, हनुमान जी की कथा के अंत में एक सीख दी गई है। हनुमान जी भले ही पहले साम्यवादी हों, लेकिन उनको भी सावधान रहना चाहिए कि उनकी लंगोट से कोई बोरजुआ अपना खाता बही न बांध ले, वरना दिक्कत हो जाएगी। इतनी सारगर्भित टिप्पणी सुनने के बाद धृतराष्ट्र के पास सभा विसर्जन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वे उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। एक बार फिर से न्यूज लॉन्ड्री की टीम ग्राउंड पर रहेगी। आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, न सरकार से न कॉरपोरेशन से। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बिना किसी दबाव या फिर पक्षपात के आप तक उन तथ्यों को पहुंचा सके जिनसे बनती है आपकी सरकार और आपकी किस्मत। अगर आप ये खबरें न्यूज लॉन्ड्री पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो न्यूज लॉन्ड्री के एनएल सेना प्रोजेक्ट गुजरात और हिमाचल इलेक्शन को अपना सहयोग करें। इस सेना प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि सहयोग करें। एक बार फिर से स्वर्ग की उसी चाय की टपरी पर अल सुबह एक अड़ी जमी। नेहरू भी थे, पटेल भी थे और साथ में थे विंस्टन चर्चिल। तभी रेडियो पर एक खबर प्रसारित हुई। ये बीबीसी लंदन है। अब आप पंडित कुंज बिहारी राधा रमन सरयू पारीन से समाचार सुनिए। यह सुनते ही चर्चिल के नथुने फड़कने लगे। फनफनाते हुए बोले, ये कौन कौन से सपेरे भूखे नंगे बीबीसी पर खबर पढ़ने लगे हैं। पटेल ने आंख तरेर कर कहा, पहले पूरी खबर तो सुन लीजिए मिस्टर चर्चिल। चर्चिल चुप होकर दार्जिलिंग वाली चाय सुड़कने लगे। रेडियो पर खबर जारी थी। बदले हुए राजनीतिक हालात में इंग्लैंड का राज एक ऋषि के हाथ में होगा। भारतीय मूल के हिंदू ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटेन की लगातार बिगड़ती आर्थिक सेहत को संभालने का जिम्मा अब एक भारतवंशी के ऊपर है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने ऋषि सुनक को बधाई दी है और उनके साथ सहयोग की मंशा जताई है। यह खबर सुनते सुनते चर्चिल को मूर्छा आने लगी। गश खाकर गिरने को हो आए। लपक कर नेहरू और पटेल ने उन्हें संभाला। थोड़ी देर में होश संभला, तब पहली दफा चर्चिल ने बाइज्जत नेहरू से पूछा, मिस्टर नेहरू, क्या यह सच है? इस मौके पर नेहरू ने पटेल से कनखियां मिलाई, मुस्कुराए और अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरों वाले अंदाज में जवाब दिया, मिस्टर चर्चिल, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह सुनकर चर्चिल का दिल पूरी तरह से बैठ गया। रेडियो पर गाना बजने लगा। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। चर्चिल को गाने के बोल बिल्कुल समझ में नहीं आए। अवसाद, तनाव और अपमान का बोध एक साथ उनके चेहरे पर उतर आया। उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे। अगर इनकी आजादी बनाए रखने की कीमत हमारे सैनिकों को बेहद जानलेवा माहौल में रहकर चुकाने की नौबत होगी, तो मैं चाहूंगा कि वे आपस में कटे मरे, हमें कोई मतलब नहीं। ये जंगली धर्म वाले जंगली लोग हैं। भूखमरी उनकी अपनी गलती थी, जो कि खरगोशों की तरह प्रजनन करने की वजह से हुई। पटेल ने चर्चिल को झिंझोड़कर यादों की बारात से बाहर निकाला। एक कानफोड़ू सन्नाटा फैल गया। तब सन्नाटे को तोड़ते हुए नेहरू ने कहा, मिस्टर चर्चिल, आप तो बड़ी लच्छेदार अंग्रेजी बोलते हैं। पोएटिक जस्टिस के बारे में क्या ख्याल है आपका? यह कहकर उन्होंने रेडियो का स्टेशन बदल दिया। अब गाना चल रहा था। Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we
fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. गाना खत्म हुआ तो पटेल ने चर्चिल को घेरा। आपको इस बात का एहसास जीते जी कभी हुआ कि आपकी घटिया सोच और नस्ली दोगलेपन की वजह से लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को सजा झेलनी पड़ी? चर्चिल ने बिना किसी पछतावे के फिर से उसे नस्ली मूर्खता का मुजाहिरा करते हुए कहा, नहीं, राक्षसी धर्म वाले, खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले हम पर राज नहीं कर सकते। नेहरू और पटेल ने सच्चे गांधीवादी मूल्यों का प्रदर्शन करते हुए अपनी भावनाओं को काबू में रखा और गाने का स्टेशन बदल दिया। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। चर्चिल के लिए अब एक पल भी वहां बैठना अझेल हो चुका था। उनके सामने बार बार ऋषि सुनक का चेहरा घूम रहा था। आधी चाय कप में छोड़ उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ ली, मुंह में मोटा सिगार लगाया, लेकिन तनाव और अपमान से कपकपाते शरीर ने साथ नहीं दिया। सिगार नीचे गिर पड़ा। अतीत के दंभ ने गवारा नहीं किया कि झुककर सिगार उठा लें, सो ऐसे ही आगे बढ़ गए। पीछे से रेडियो पर गाना चल रहा था। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। एक तरफ देश में 5G लॉन्चिंग की घोषणा हो रही है, दूसरी तरफ बिहार के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अभी बेसिक मोबाइल नेटवर्क भी नहीं उपलब्ध है। यह बिहार के आदिवासी बहुल कैमूर जिले की कहानी है। लाखों की आबादी इस समस्या से जूझ रही है। किसी आपात स्थिति में एक एम्बुलेंस तक बुलाना वहां संभव नहीं है। जो पहले डिजिटल इंडिया से आया है वहाँ आज सोचिए कि कोई सुविधा ही नहीं है इंटरनेट का। बहुत कष्ट कर रहे हैं, क्या बताएं, बहुत कष्ट है। थोड़ा सा भी कॉलिंग वॉइस कॉल भी बात नहीं हो पा रहा है। नेट चलाने के लिए जियो का कनेक्टिंग करने के लिए यहाँ पे इतना 5 किलोमीटर दूर अधौरा बाजार से आना पड़ रहा है। भारत सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार तक हमारे मैसेज पहुंचना चाहिए कि जो भारत सरकार ये करके डिजिटल इंडिया, और हमारे यहाँ कुछ भी इंडिया नहीं है। यहाँ पे माने रोना पड़ता है हम लोग को कि क्या करें। हम लोग उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नज़दीक नहीं होता है तो हम लोग का जियो का नेटवर्क नहीं आता और हम लोग कोई काम नहीं कर पाते। लेकिन खुशकिस्मत है हम लोग कि बॉर्डर पे हैं हम लोग, जियो का नेटवर्क आ रहा है और हम लोग अपने में अपना कुछ काम कर ले पाते हैं। नेटवर्क तो 2G भी बात भी ठीक से नहीं हो पाता है, इंटरनेट तो चलता ही नहीं है। बात करने में भी अपने अधिकारियों से दिक्कत होता है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।